साहित्य में रचनाकार का पता नहीं था, है ना। यहाँ शिष्ट साहित्य में रचनाकार का पता मिलेगा। वो मौखिक था, ये लिखित है ना। अब वो उसमें है क्या कि जो नैसर्गिकता, अरे ऑन नहीं है, हम ऑन कर दे रहे हैं ना, अभी जस्ट हुआ भाई। गलो हाँ, उसमें नैसर्गिकता मतलब नेचुरल जो है ना, मौलिकता, या उसमें जो कोई बनावटीपन नहीं रहता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं रहता है। इसलिए कोई रस, छंद, अलंकार, कोई शास्त्रीय नियम कानून इसमें कुछ नहीं रहता है। पहाड़ी झरने की तरह वो होता है, निर्बाध हो जाता है, उसमें कोई किस्म का बंधन नहीं रहता है। इसमें शिष्ट साहित्य के निर्माण में बहुत सारे बंधन होते हैं कि भाई ये सही नहीं है, इसको अलंकारिकता नहीं है, इसमें शब्दों का ये व्याकरणिक भूल है, इसमें ये है, भावनाओं इसमें ये नहीं है, तो सपाट बयानी है, तो इसमें जैसे कोई संवेदना नहीं दिखती है। मतलब कई तरह की बातें होती है जो इसको, इसलिए इसके बने हुए हैं साहित्य के सिद्धांत भी बना हुआ है। साहित्य लेखन का सिद्धांत है, समझे ना। तो जैसे देखिएगा कि लोक और मार्गी एक तो होता है। लोक में क्या होता है कि आपको जो बना हुआ है उसी में चले जा रहे हैं, जो बना हुआ इसमें कोई किस्म का उतार चढ़ाव खोज नहीं होता है, जो बना हुआ है उसी में चले जा रहे हैं। शिष्ट साहित्य में रोज रोज नई नई खोजें होती है, रोज नए नए मतलब शोध होते हैं, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। इसलिए साहित्य की विधाओं में भी निरंतर अलग अलग विधाएं शामिल होती रहती हैं, है ना। जैसे मान देखिएगा कि हिंदी साहित्य में उपन्यास नहीं था, सिर्फ गद्य भी नहीं था, खाली पद्य था। गद्य का विकास कब शुरू हुआ, तो हमको लगता है गद्य की शुरुआत हो जाती है 1840 के आसपास, भरतचंद्र हरिश्चंद्र के आसपास। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में, यूरोप में नहीं। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1800 के आसपास, है ना। तो 1800 के आसपास जो है ना औद्योगिक क्रांति होती है। इसके पहले जो है सो आपको वहाँ भी खाली प्रोज में, वर्ष में हुआ करता था साहित्य। 1800 मतलब जो ये हुआ, जैसे ही आपको औद्योगिक क्रांति होती है तो पूंजी का विकास होता है ना, व्यक्तिगत पूंजी। पहले समूहवादी समाज था, वो व्यष्टिवादी समाज बनने लगा, व्यक्तिगत पूंजी के बढ़ावे लगा। जैसे जैसे व्यक्तिगत पूंजी हुआ, आदमी की स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र चेतना बढ़ती गई, समूह छूटता गया, वो अकेला बढ़ता गया, है ना। तो इसलिए तो उसमें परिवार भी टूटते गए, संयुक्त परिवार से टूट के एकल परिवार बनता गया। तो एकल परिवार बना तो फिर सोच भी वैसे ही बनता गया, जिम्मेवारियाँ बढ़ती गई, एक अहंग बोध भी बढ़ता गया, सोचने के तौर तरीके बदल गए। वहाँ से फिर देखिएगा कि आपको प्रोज पैदा होता है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, समस्याएं बहुत किस्म खड़ी हो गई। तो एक कहावत है ना कि अपने माने जुग के तूफान को बांधने के लिए जुगांत के छंद छोटे पड़ते हैं। पहले देखिएगा घर द्वार बताने को 5 फुट का होता था, अब आदमी को 7 फुट का दरवाज़ा चाहिए। पहले था ना भाई, सड़कें एकदम संकीर्ण थी, अभी मार 4 लेन चौड़ो घर तोड़ो बना बनाए, समझे ना। तो वहाँ जो युग में था, जो समस्याएं थी कविता में बंध रही थी, अब इतनी सारी समस्याएं बढ़ गई कि उस कविताओं में ही सारी समस्याओं को समेटना मुश्किल हो गया। तब गद्य का स्पान बड़ा है, गद्य की व्यापकता बड़ी है, तो गद्य का विकास हुआ। माने भावनाएं गद्य से भी पहले भावनाएं निकलती थी कविता में, इसलिए पहले साहित्य की जो परिभाषा दी जाती थी वो पोएटिक परिभाषा हो जाती थी। कविता की परिभाषा ही साहित्य की परिभाषा हुआ करती थी, क्योंकि साहित्य माने कविता ही होता था।
इसलिए आरंभिक दौर के देखिएगा जितनी चीज़ें हैं सभी के सभी पद्य में हैं। गद्य का विकास वही औद्योगिक क्रांति के आसपास होता है। फिर उसी के बाद जो है सो भारतीय भाषाओं में भी है ना, तो उपन्यास पैदा हो वहाँ, फिर आपके संस्मरण हुआ, यात्रा वृत्तांत, बहुत सारी चीज़ पैदा होते गया। फिर इधर जो है सो माने शिष्ट साहित्य में खोज बहुत होता है ना, और नई नई साहित्य के प्रकार बनते हैं। पहले संस्मरण साहित्य नहीं था, आत्मकथा साहित्य नहीं था, जीवनी साहित्य नहीं था, ये सब बाद में साहित्य में शामिल होता गया। तो ये है आपको साहित्य, इसको बोलते हैं शिष्ट साहित्य, जिसमें लेखक का पता होता है और ये जो है इसको आपको उसमें लिखित होता है और इसमें कुछ नियम कायदे कानून जो होते हैं उसका पालन करना होता है। उन कायदे कानूनों में लिखा गया ही साहित्य शिष्ट साहित्य होता है। जबकि लोक साहित्य में आपको कभी कभी कोई पागल होता है तो शिष्ट और लोक में सब अंतर भी पूछ देता है परीक्षा में। तो इसलिए उसमें शिष्ट साहित्य में क्या है कि शिष्ट साहित्य लेखन के लिए साहित्य के सिद्धांत है, थियोरीज ऑफ लिटरेचर, साहित्य का सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के तहत ही आपको लिखना है। जबकि लोक साहित्य में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो अब है कि चूँकि ये हमारी भाषा जो है उसमें भी अभी जो शिष्ट साहित्य का जो होना चाहिए, जो साहित्य का सिद्धांत, वो हम लोग यहाँ अलग से नहीं है। जैसा उनका सिद्धांत है वैसा ही सिद्धांत हम लोग अपना रहे हैं अभी। तो हमारी ये है कि इसमें कई लोग बोलते हैं कि अलंकारिकता हमारे यहाँ नहीं है। अलंकार मैंने पूछते हैं, अलंकार जैसे आजकल जैसे कोई लड़की है इतना गहना डाल लेगी एकदम कि उसको शादी उदी में नहीं देखते हैं, ऐसा उसको बनाते हैं कि आदमी नहीं लगती है वो, है ना, आदमी से लगती ही नहीं है, वो नेचुरल लगता है। सब चीज़ बनावट वहाँ रहता है, वो कैसे ढोवेगा पूरी ज़िंदगी उसमें, वैसा कोई नेचुरल रहता है, सब बनावटी वहाँ रहता है। और एक अलंकारिकता, यहाँ तक हार पहने रहेगा, घोड़े माथे सगरो एकदम लगाए रहेगा, एक मन पहन लेके चलेगा। अब एक वो सिद्धांत, एक फैशन है कि एकदम बिल्कुल सिंपल, कोई किस्म का गहना, कोई अलंकार नहीं, उसकी अपनी ब्यूटी है, सिंपलनेस का अपना सौंदर्य है। और उसका डिमांड है भी, जैसे समय के टाइम की मांग है वैसे चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा गहना गुड़िया नहीं, तो मजवा पर झुमका का नाम है, उसको पायल पहन लेगा, हाई हिल का सैंडल पहनेगी, उसमें भी मोजा लगा लेगी, और उसके ऊपर उसको मन नहीं भरा तो पायल पहन लेगी। तो ये सब जो है ना, तो वो सब देखिए अलंकारिकता हमारे यहाँ नहीं है। प्रेमचंद ने कहा भी है कि अलंकार है भावों के अभाव का आवरण है। जहाँ भाव का अभाव है वहाँ ऊपर से, जैसे ब्यूटी पार्लर क्या है, ब्यूटी नहीं सो ब्यूटी पार्लर जाके ब्यूटी बनती है। अब ब्यूटी जैसे कहाँ से ब्यूटी पार्लर जीती, वो तो अपने ब्यूटी को फाटो हिस्सा लगे, ऐसे ब्यूटी इसको ऐसे ही चमकते रहता है। ब्यूटी पार्लर वो जाती है जिसका ब्यूटी नहीं है, वो ठीक है ना, सुंदर बनने के लिए। तो वो जो आवरण है, उसकी वस्तुता जो उसकी जो ब्यूटी है, तो उसकी कोई किस्म का अलंकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ मुंडा जी बोल रहे थे कि एक बार लिखा कि भाई खोठा साहित्य में अलंकार, तो मुंडा जी बोल रहे थे कि अरे तो खोठा साहित्य में अब ये अलंकार से कहाँ से चला आया। अरे हमारी तो जो थेथरई है दूसरी भाषा वाला के आधार पर उसके मानक अलग हैं, उसके पैरामीटर अलग हैं, है ना, हमारे पैरामीटर अलग हैं, होने चाहिए। हम उसके मानकों पर अपनी भाषा का तुलना, अपना साहित्य का तुल लेंगे तो कमज़ोर पड़ जाएगी। उसके मानक में आप सही नहीं, खरा नहीं उतरते हैं। उनका कहना था कि आपकी जो संवेदना है, आपकी जो करुणा है, साहित्य का अर्थ ही है कि आप अपनी संवेदना का उस संवहन कर सके। साहित्य का माने साहित्य का मतलब ये है जो आपकी भावना, आपकी करुणा का वहन कर सके, यही है। हमारे के लिए हमारी करुणा का जो संवहन कर सके, हमारी भावनाओं को जो संवहन कर सके, वही मेरा अपना साहित्य है।
उसमें कोई किस्म का अलंकार की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का ऊपरी तौर पर शिष्ट साहित्य की सामान्य जानकारी। हमें पढ़ना क्या है शिष्ट साहित्य में? तो पहला तो है कि हमारा काल का विभाजन पढ़ना है, ठीक है ना। काल का विभाजन मतलब क्या कि शिष्ट साहित्य लिखने की शुरुआत कब हुई, है ना। यहाँ काल विभाजन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग है, पहला है काल विभाजन किसका? होठा साहित्य के। होठा शिष्ट साहित्य के कि काल विभाजन, ठीक है ना। काल विभाजन में है क्या कि कहाँ से माने यह शुरू हुआ और हम अभी कहाँ हैं, ये पूरा जो कालखंड है ना, इस कालखंड को ही तब पहले पर खोजना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ। और सरौती हमारा यहाँ से सो यहाँ बोलेंगे कि ओसरौती, है ना, माने आरंभ कहाँ से हुआ, आरंभ, ठीक है ना। और इसका एंड तो कहीं होगा नहीं, अभी चल रहा है ना। इसलिए ये अभी जो हम जब खड़े हैं, इस पूरे कालखंड को एक साथ नजर में देखना मुश्किल है। समय चूंकि एक अनंत प्रवाह है, समय का कोई टुकड़ा नहीं होता है। आदमी अपनी सुविधा के लिए समय को खंड में बांटता है, वही आधार पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल बांटा है। हम उस समय को सीधा बंटवा, लेकिन हम जो यहाँ साहित्य की आरंभ से लेकर वर्तमान में जहाँ हैं, उस पीरियड को नापने को ही हम काल विभाजन बोलते हैं। सुविधा के लिए हमने क्या किया है, ये विद्वानों ने जो पूरे जो परंपरा है, पूरी जो साहित्यिक परंपरा है, उसको अलग अलग खंडों में बांट करके देखने का जो कोशिश है, वही साहित्य का काल विभाजन कहलाता है। मैंने गोटा साहित्यिक परंपरा के मैंने जहाँ से साहित्य की शुरुआत मिले, जहाँ आकर हमने खड़ा ही है, ये बीच में जो पूरा परंपरा के अदलाव तो होबन कर ले भाई, इतना से इतना साल के अंदर थोड़े एक चलाया है, कितना किस्म का बदलाव हुआ है। वो बदलाव के चिन्ह खातिर अलग अलग खंड में बांटल गए है ना। तो अब है कि बांटने का आधार क्या हो सकता है, क्या बांट सकते हैं? माने काल विभाजन के आधार है ना, कालखंड। माने पहला बोल सको है कि माने ओसरौती से लेखन तक, माने साहित्य सृजन के, माने शिष्ट साहित्य लेखन के या उखरान के ओसरौती, एक बोल सको है कि शिष्ट, इसको ऐसे ही लिखिएगा कि शिष्ट साहित्य उखरान, उखरान के ओसरौती से लेके एखन तक के कालखंड के साहित्यिक कालखंड कहल जाए, साहित्यिक काल, साहित्यिक काल कहल जाए, ठीक है ना। और ये दूसरा है कि समझ में आता है कि ना, शिष्ट साहित्य उखरान में लेखन के ओसरौती से लेके एखन तक के कालखंड के साहित्यिक काल कहल जाए, बुझे बात को, काल कहल जाए, है ना।
ई गोटा है ना, ई गोटा साहित्यिक परंपरा बा कालखंड के कालखंड के एक नज़रिए देखे बड़ी कठिन काम हकई। माने पूरी परंपरा को यहाँ से एक नज़र में देखना बहुत कठिन काम है ना। से ले विद्यमान गोला या विद्यमान सब, से ले विद्यमान गोला या विद्यमान सब ई गोटा साहित्यिक परंपरा के भिन्न भिन्न खंडे बाटे ये इसमें चल रहा है क्या? रिमोट बंद करिए, रिमोट बंद करिए, वोट दर्ज करने लगा। परंपरा के भिन्न भिन्न खंडे बाटे कूता सूता कर ले हथी, ठीक है ना। ये आपको कर ले हथी एकरे साहित्यिक काल विभाजन इसमें एक परंपरा के भिन्न भिन्न आधारें दे सकते हैं। भिन्न भिन्न आधारें माने भिन्न भिन्न आधार से भिन्न भिन्न खंडे बाटे उदस होता या प्रयास, इसको बोल सकते हैं प्रयास, मैंने प्रयास कर ले थे, ठीक है। नोट्स में थोड़ा ज़्यादा लंबा किया हुआ है, लेकिन आपको उतना समय कहाँ मिलेगा, खाली आपको थोड़ा लिखना होगा। क्या दिक्कत है आपको? हेलो, एक नज़रिए हैं, क्या लिखे? ई गोटा साहित्यिक परंपरा बा कालखंड के साहित्यिक काल कहल जाए। हाँ, साहित्यिक काल, ठीक है ना, ठीक है। ये है कि आपको ई गोटा साहित्यिक परंपरा के भिन्न भिन्न आधारे भिन्न भिन्न खंडे बाटे उता सुता कर ले हथिन, एकरे साहित्यिक काल विभाजन कहल जाए, ठीक है। तो ये है कि
अब है कि काल विभाजन के आधार की आधार व्यापार, ठीक है ना। इसमें एक है कि पहले है कि ऐतिहासिक काल विभाजन, इतिहासी काल विभाजन, जैसे प्राचीन व आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये ऐतिहासिक काल विभाजन हुआ, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है ना। दूसरा है कोनो व्यक्ति, कोनो बड़ ऐतिहासिक घटना, माने कोई ऐतिहासिक बड़ी घटना, चाहे घटना सामाजिक, धार्मिक, है ना, राजनीतिक, है, और सांस्कृतिक, आंदोलन, जे गोटा समय के प्रभावित करो है, तकर आधार है, तकर आधार, है ना। माने एक तो हुआ वो ना, दूसरा है कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई बड़ ऐतिहासिक घटना, चाहे सामाजिक घटना, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन, जे गोटा समय के प्रभावित करो है, तकर आधार। जैसे मान लीजिए बोलते हैं ना, जैसे यहाँ बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के आगू, द्वितीय विश्व के पेछू, है ना, ये भी हो सकता है। या फिर धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन, जैसे मान लीजिए कि आपको ब्रह्म समाज का आंदोलन हुआ, चाहे आपको ये सब आर्य समाज का आंदोलन हुआ, तो उस सब आंदोलन का प्रभाव, चाहे कोई धार्मिक आंदोलन हुआ उसका भी, या फिर कोई व्यक्ति गांधी युग, विक्टोरिया युग, द्विवेदी युग, है ना, इसे बोल सकते हैं इधर गांधी युग, है ना, विक्टोरिया युग, ठीक है, आपको जैसे द्विवेदी युग, ये सब भारतेंदु युग, भारतेंदु काल बोलते हैं ना, द्विवेदी युग, ये सब हिंदी में हटाते हैं ना। चाहे आपको द्वितीय विश्व युद्ध, इस तरह का
बहुत सारा हो सकता है, माने बहुत नहीं लिख सकते हैं आप, उतना जरूरत नहीं है। और तीसरा है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार। साहित्यिक, एक तीसरा है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार, ठीक है ना। तो साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है कि किसी खास समय विशेष में जिस प्रकार की रचनाएं लिखी गई उसको भी हम एक आधार मान सकते हैं। हिंदी साहित्य में देखिएगा कि जो मध्यकाल जो है उसमें दो खंड लोग बांटा। एक खास पीरियड में, समय नहीं बता पाएंगे हम, एक खास पीरियड में धार्मिक आंदोलन होता है, धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन होता है, और वहाँ एक लंबे समय तक, उसके बाद देखिएगा कि आपको सामंती युग जब आता है, माने राजा रजौड़ा के युग से पार करके सामंती युग चलाता है, जमींदारों का युग चलाता है, नवाबों का युग चलाता है। उस समय से देखिएगा कि एक प्रवृत्ति बदल जाती है साहित्य की। माने पहले भगवान भक्ति से संबंधित जितनी रचनाएं थी सब भगवान भक्ति से संबंधित थी, और जब सामंती युग आ गया तो अयासी वाला श्रृंगार, रस, रंग, मनोरंजन, श्रृंगार का युग, प्रेम भक्ति छूटा, प्रेम रस छूटा, है ना। माने प्रेम रस से संबंधित कविताएं लिखी, इसलिए खंड को पूरे भक्ति, पूरे मध्यकाल को, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहलाता है, और उत्तर मध्यकाल रिद्धि काल कहलाता है हिंदी साहित्य में। उसके बाद भारतेंदु युग से शुरू होता है आधुनिक युग। आधुनिक युग में उसके कहने मतलब लिखने की जो टेंडेंसी है, किस झुकाव किस दिशा में हुआ है, सबसे ज़्यादा गद्य लेखन की शुरुआत होती है। जैसे आपको देखिएगा कि आधुनिक युग में गद्य लेखन की शुरुआत होती है, भारतेंदु युग से गद्य लिखना शुरू होता है, पहले नहीं था गद्य। तो एक नए युग की शुरुआत होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कौन सी प्रवृत्ति चलती है कब से कब, तो उसका जो है सो आपको आधार है, प्रवृत्ति का आधार। और सबसे जो सटीक आधार, यही आमतौर पर जो प्रयोग करते रहे लोग, माने इसका भी युग आता है, ये सब अंदर वाला युग है। उस कालखंड में ही ये सब बहुत पूरे परिवेश को नहीं प्रभावित कर। मान लें कि 500 सालों की हमारी परंपरा है, तो 500 साल गांधी जी ने नहीं प्रभावित किया भाई, एक अपने समय में उन्होंने प्रभावित किया समाज को। तो वो भीतर की चीज़ है। तो सबसे प्रमुख जो है वो है आपको ऐतिहासिक कालक्रम से, ऐतिहासिक काल विभाजन। पहला है वो एक ऐतिहासिक कालक्रम, और उसके बाद दूसरा नंबर में आता है ये प्रवृत्ति। सबसे ऑथेंटिक यही होता है, सबसे ऑथेंटिक यही होता है ना। तो इसी आधार पर हम लोग जो खोटा साहित्य का भी काल विभाजन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो भी है, मैंने जो इसको, हाँ हमने एक सेमिनार बुलाया था, वो आपको 2000 नहीं, उधर मानकीकरण सेमिनार था वो, नहीं मानकीकरण सेमिनार था वो। हाँ नहीं, भाषा का मानकीकरण हुआ ना, वो अलग सेमिनार हुआ। साहित्यिक सेमिनार हमने किया था रामगढ़ में। हमने एक साहित्यिक सेमिनार बुलाया था जिसमें सारे साहित्यकारों को बुलाया था कि काल विभाजन पर चर्चा हो, कि साहित्य का पूरी जो हम लिख रहे हैं हमारा काल विभाजन होना चाहिए ना। शिष्ट साहित्य को विभाजन पता चलना चाहिए। कब से पूछता था डिपार्टमेंट में, कब से लिखा जा रहा है आपका साहित्य, बोलिए, चिढ़ाता था हम लोग को। खोटा में कोई साहित्य लिखने की परंपरा भी है, आप किसी के पास है नहीं सामग्री, क्या बोलेगा। तो हम लोग भी चुप हो जाते हैं कि चलो भैया अब मेरे पास जानकारी नहीं तो हम क्या बोलेंगे। उसी से प्रेरित होकर हमने कहा कि चलो भाई विद्वानों को बुलाते हैं। हमने रामगढ़ में आपको 87-88 में हमने एक सेमिनार बुलाया,
रामगढ़ में। सारे साहित्यकार लोग जुड़े, 2 दिन का पूरा गहमा गहमी चर्चा हुई थी और उसमें अलग अलग विद्वानों से कहा गया कि सबके अपना अपना मत हिसाब से लिख के लाइए। उसी आधार पर हमने एक आलेख तैयार किया है काल विभाजन को। उसमें मेरा मत है, ए.के. झा जी का मत है, उसके बाद आपके गिरधारी गोस्वामी जी का मत है, आला जी का मत है, विनोद कुमार का मत है, और फिर क्या नाम है दिनेश दिनमणि जी का मत है। इन सारे लोगों के मत को हमने, कुछ लोगों का मत जो है सो अब सबों में बहुत अंतर है। कुछ लोगों की जो मत है ना वो सर्वमान्य है, थोड़ा मतलब है कि उनमें ऑथेंटिसिटी लगती है। कारण भी दिया है कि क्यों हम बांट रहे हैं। कुछ लोगों ने बिना कारण बताए लिख दिया इतना से इतना तक, आदिकाल इतना से मध्यकाल इतना से आधुनिक काल, बट कोई लॉजिक नहीं है। कह दिया भाई, क्यों शुरू किया आपने, कुछ बताइएगा तो कारण। तो अनावश्यक हम उसे लोगों को खाली जिक्र कर सकते हैं परीक्षा में, हम उसके बारे में बहुत वर्णन नहीं करेंगे। तो उसमें हम लोग बात करेंगे 3 ही आदमी का, एक तो झा जी का, एक दिनेश दिनमणि का, एक गिरधारी गोस्वामी का। ये 3 और मेरा 4 आदमी का जो है सो वही इम्पोर्टेंट है। हमने कंक्लूजन में जो तैयार किया है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, समाहार कहिए बोल सकते हैं कि हमने जो मेरा अपना जो पकड़ था उसके आधार पर, सबका थोड़ा थोड़ा है उसमें, लेकिन सबका अपना अपना मत है, मेरा अपना मत है। हमने कहा कि भाई जब हमको डिपार्टमेंट में पूछा जाता था कि अब साहित्यिक परंपरा क्या है, तो थोड़ा हम मंथन शुरू किए कि भाई कहाँ हमारे साहित्य कब से हमरा ये लिखा जाने लगा। तो एक तो हिंदी साहित्य कोश में हमने पढ़ा कि उड़ीसा में एक उड़िया भाषा में एक शब्द आई है गुंडीचा विजय। वहाँ गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा विजय। गुंडीचा जो है ना वो वहाँ की ये थी, महारानी थी गुंडीचा। तो गुंडीचा विजय करके है, वो लिखा हुआ है कि गुंडीचा विजय खोरठा कृति है। तो मेरा गनगना की अरे खोरठा कृति है गुंडीचा विजय। तो हम, मेरा जिज्ञासा बढ़ी, तो हम खोजने लगे और कुछ तो केसरी जी का किताब पढ़े, बीपी केसरी का। और बिहार से एक पत्रिका निकलती थी, राष्ट्रभाषा पत्रिका या कुछ निकलती थी, ठीक याद नहीं है, राष्ट्रभाषा परिषद करके वहाँ से थी पत्रिका उसकी। उसमें था कि रामगढ़ राज्य की 5वीं पीढ़ी के राजा दलेल सिंह, रामगढ़ राजा की 5वीं पीढ़ी के राजा दलेल सिंह, जिसका साहित्यिक नाम दलसाह भी है, वो उनमें है कि हेमंत सिंह है, हेमंत सिंह के बाद राम सिंह, राम सिंह के बाद दलेल सिंह, है ना। तो उसमें आपको दलेल सिंह कवि थे। वो महुदी पहाड़ में उन्होंने अपना बनाया है, एक मंदिर भी है, शिव मंदिर, शिव भक्त थे वो, शिव भक्त थे वो। तो वो जो है सो उन्होंने हमको पता चला उनकी किताब से, एक केसरी जी की किताब से, और राष्ट्रभाषा परिषद की जो किताब थी वो पत्रिका उसमें, और एक कादम्बिनी पत्रिका निकली थी उस समय 80 के आसपास, यानी 82-84 में, उसमें भी हमने जिक्र पाया ये रामगढ़ राजा का जिक्र। वो हम उसको रखे हुए कादम्बिनी को जुगा के, उसमें लिखा है कि रामगढ़ राजा की 5वीं पीढ़ी के राजा दलेल सिंह ने एक महाकाव्य लिखा है शिवसागर, और उसमें 2-3 रचनाएं और उनकी है, राम रसार्णव है, गोविंद लीलामृत है, राज रहस्य है। फिर उसका बेटा जो रुद्र प्रताप सिंह, वो भी कवि थे, उन्होंने भी कई किताबें लिखी है। और उसका गुरु जो था क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, इचाक्य थे वो, उन्होंने भी पद्मा राजा के यहाँ मैं क्या बोल सकता पढ़ाते थे, या फिर जो भी थे राजपुरोहित जो भी थे, तो उन्होंने भी एक जो है सो आपको
किताब लिखी है और राजघराने के बच्चों को पढ़ाते थे। तो अब हम सोचने लगे कि केसरी जी ने कहा है कि ये नागपुरिया के साहित्यकार लोग हैं। हमने कहा कि ये राजा तो भाई रामगढ़ का है, तो रामगढ़ तो कोठा का बेल्ट है, तो रजवा कोठा में लिखा होगा कि नागपुरिया में लिखा होगा। तो एक बार केसरी जी हमको बोले कि साहित्यिक परंपरा क्या है, एक दिन दोहरा दिए फिर से। हमने है सर। कितनी परंपरा? हमने 300 साल हैं। कहाँ से 300 साल आ गए? हमने है सर। बोला कौन लिखा है? हमने राजा दलेल सिंह जो है सो पहले के भी थे, रामगढ़ राजा की 5वीं पीढ़ी के राजा। वो खोटा का था? हमने जी खोटा के थे। समझे ना? वो अपनाए हुए हैं। हम बोला कि हमने शुरू बस वही हमने ठोस आधार माना कि खोटा का साहित्यिक परंपरा 300 साल की है, 1700 ईस्वी। ठीक है ना? हमने कहा कि हमारी परंपरा 300 साल की है, 1700 ईस्वी से लेकर अब तक अनवरत साहित्य लेखन हो रहा है, बीच में भले रुका। तो हमने इस तरह से बांटा कि हम अपनी ही बात बता रहे हैं। इसके बाद हम उसको थोड़ा सा जिक्र उन लोग का भी कर देंगे, जो दिनमणि जी का और क्या नाम है गोस्वामी जी का और ए.के. झा जी का, है ना। और उनको वरीयता क्रम से ही भी लिखेंगे। ए.के. झा जी सबसे वरिष्ठ है तो उनको भी बात लिखेंगे। कंक्लूजन में हम अपना देंगे। तो इसमें हमने, मानिए न मानिए, हमने बहुत लॉजिकली इसको बनाया है। और हम तो कहते हैं भैया काटो इसको। कुछ लोग भले काट रहे हों, लेकिन जब मान ली, अभी हम बताएंगे आगे, हमने कहा कि हमारी परंपरा जो है, खोटा भाषा की साहित्यिक परंपरा जो है, वो खोटा साहित्य परंपरा, शिष्ट साहित्य परंपरा, शिष्ट साहित्य परंपरा 300 साल के है। 300 साल का है, माने 1700 से लेके एखन तक कितना हो गई? 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है। अब 2100 में घुसा हुआ है। 300 साल हुआ ना। तो 300 साल जो है सो हमारा है। आदि कवि हमारे थे दलसा, है ना। आदि कवि माने स्रोती कवि दलसा, है ना। आरंभिक रचना शिवसागर, ओके। ये जो है सो ये सब रचनाएं शुरू में मिली। राम रसार्णव है। राम का रस ही कहिए, राम रस, है ना। मतलब जितनी रचनाएं यहाँ हैं वो बिल्कुल भक्ति परक हैं। सभी की सभी रचनाएं भगवान भक्ति से, भगवत भक्ति से जुड़ी हुई हैं। समझे? सभी की सभी रचनाएं भगवान भक्ति से जुड़ी हुई है। तो ये जो है 1700 शुरू होता है। इसका बेटा है आपको रुद्र प्रताप सिंह। इसकी भी एक रचना है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, नोट्स में होगा। तो इसकी रचना रस मंजरी या कुछ है।
इनका। तो इसको उसके बाद इनका जो है इनका जो राजगुरु था उसको बता रहे हैं। नाम है भूल रहा हूँ उनका, ठीक है। इनके जो एक और भी जो कही है, ये बहुत दिन नहीं रहा, ये आदमी संन्यास ले लिया और चला गया बाहर, रुद्र प्रताप सिंह। बाकी इसको परंपरा को अब है कि इसी बीच में अब यहाँ प्रवृत्ति क्या है, साहित्य लेखन की प्रवृत्ति पूरा का पूरा धार्मिक साहित्य है, पूरा का पूरा धार्मिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य है पूरा का पूरा, तो हमने इस आधार पर इसको रखा, क्या नाम है, भक्ति काल। माने हमारा आदि काल जो है हमारा, या प्राचीन काल, वो है आपको भक्ति काल का है भाई। तो जितनी रचनाएं हैं वो भक्ति पर है, भगवान भक्ति से संबंधित है जितनी रचनाएं हैं, ठीक है। और भी छिटपुट रचनाएं होंगी, लेकिन कुल मिला के जो सामने है हम उसी की बात करेंगे। तो उस समय भक्ति काल की रचनाएं थी, तो इसलिए हमने भक्ति काल कहा। अब है देखिएगा, एक बड़ा सा सामाजिक आंदोलन होता है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई भूमि प्रबंधन, 1793 के आसपास होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई भूमि प्रबंधन होता है। तो पहले जो भूमि थी वो राजा के हाथ में थी, सारा राजा देख होता था, सेंट्रलाइज था एक हिसाब से। उसमें अस्थाई भूमि प्रबंधन जो किया तो राजा के हाथ से सारा व्यवस्था मतलब खंड खंड में बट गया। अब वो जमींदारों का उदय होता है, जमींदारी प्रथा शुरू होती है वहीं से, माने जमींदार छोटे छोटे पैदा हो जाते हैं। क्योंकि अब देखिए यहाँ क्या थी, राजघराने में ही पेट भर रहा था तो कर रहे थे लोग, तो राजघराने में इस लेखन का काम चल रहा था। इसलिए कभी कभी कहा गया है कि हमने कहा है कि खोठा के जन्म राजा, खोठा साहित्य के जन्म राजा घरे भेले, खोठा शीर्ष साहित्य के जन्म राजा घरे भेले, ठीक है ना। तो वो जो है सो वो 1793 में कॉर्नवालिस का जो होता है, आपको यही था वो अस्थाई भूमि प्रबंधन। भूमि प्रबंधन तो क्या होता है, जमींदार का उदय होता है। अब जमींदार जो है सो अपने आप में छोटे छोटे राजा था। एक राजा के जो खूबियां और खामियां थी ना, अय्याशी करना, शोषण करना, लूट करना, जो भी है वो सारी खूबियां करना जमींदारों में चली आई। तो जमींदार तो कोई राजा तो था, भक्ति परक, भगवान भक्त था वो, इसलिए वो लिख रहा था, उसके फैमिली का वातावरण धार्मिक था। अब जमींदार लोग तो राजा हो गए, छोटे छोटे राजा हो गए, भूमि तो वो लोग क्या हुआ कि उनके पहले जो जितने नचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले राजा के यहाँ जमा होते थे, राजा के आश्रय में पलते थे। राजा सराय में सारा उनका खाना पीना चलता था, कलाकारों का नहीं बोलते कि ये राजा के, मैंने ये क्या नाम है, राजा एक्सेप्ट करता था, नवरत्न बनाता था, चुनता था, बड़े बड़े विद्वान को चुनता था, रखता था, साहित्यकारों को पोषण करता था, है ना, कुछ खैर देता था। तानसेन वगैरह क्या था, अकबर के यहाँ रहता था। गवैये बजवैये नचवैये जितना था सब राजा के यहाँ सब आश्रय पाता था,
उनको मुआवजा मिलता था, खेत खलियान मिला हुआ था, खाने पीने का, खाते थे, गाते थे, नाचते थे। वही गुण यहाँ हुआ जब छोटे छोटे राजा हो गए, अगल बगल का जितना जो नाचने गाने वाला बजाने वाला सब जमा होने लगे। कहाँ? जमींदार के यहाँ। तो जमींदार के यहाँ जमा होने लगे तो अब जमींदार को क्या चाहिए? वहाँ उसको भगवान भक्ति नहीं चाहिए, जमींदार को चाहिए अयासी, है ना। वो आपको अयासी बोला प्रेम। तो जितनी किस्म की रचनाएं, खुशामदी, है ना। छोटे गांव के जमींदार बोला महाराज आप तो भोपाल हैं, पृथ्वीपाल हैं, आप तो आपसे सुंदर कोई है नहीं, सारी लड़कियां आप पर मरती हैं, सारे के नायक आप। बाहर खुश करना था, कुछ खाना था ना, माल मटेरियल लेना था, तो खुशामद पसंद हो गया, खुशामद करता था। तो इस तरह से जो है सो आपको शुरू हुआ उनके यहाँ। तो देखिएगा कि वो बोल बदल गए। कहाँ भगवान की भक्ति होती थी, अब है कि प्रेम गीत चलने लगा। पहले भगवान गीत चलता था, अब प्रेम गीत चलने लगा। नायक नायिका का गीत, कृष्ण राधा का गीत, है ना, खुशामद पसंद गीत, माने उसके गीतों के साहित्य का बोल ही बदल गया। ठीक है ना। हिंदी साहित्य में भी कुछ ऐसे ही था। हिंदी साहित्य कुछ का हिंदी साहित्य में ही था। हिंदी जिस समय दलसाह सक्रिय थे साहित्य लिखने में, उस समय जो है सो आपको, उस समय आपको वहाँ भक्ति काल चल रहा था। वहाँ हिंदी साहित्य में स्वाभाविक प्रभाव पड़ना था, उसके देखा देखी पढ़ना था। और जितने भक्ति जो लिखे जाते थे, भक्तिपरक गीत, कविताएं की जाती थी, वो थी अवधी भाषा में या फिर ब्रज भाषा में। उस समय ब्रज भाषा और अवधी भाषा भी देहाती भाषा ही थी, लेकिन पहले दफ़ा तुलसीदास वगैरह ने इस दिशा में लिखना शुरू किया। तो तुलसीदास का विरोध करने लगा लोग, ब्राह्मण लोग, कि भगवान भक्ति के लिए तो संस्कृत आइडियल भाषा है, तो आप देहाती भाषा में भगवान भक्ति करिएगा, ये तो पाप है। भगवान का नाम संस्कृत में लेना चाहिए, भगवान का नाम देहाती भाषा में हो। तो उनका भारी विरोध हुआ था समाज में तुलसीदास का। यानी भगवान का नाम अभी भी पवित्र बता रहे। हमारे यहाँ एक तो ऐसे गाने बजाने वाले बढ़िया है, टीचर है, बड़ी हरिजन है, वो गाते बढ़िया हैं, रिटायर्ड हो गए टीचर है, बहुत माने बहुत माइडियर आदमी हैं, तो गाते बहुत सुंदर हैं। हम उनको बोले कि सोनेन मास्टर साहब, तो आकाशवाणी में क्यों नहीं ट्राई करते हैं, आकाशवाणी में गाना होगा तो होगा, हमारे यहाँ कोठा में गाइए ना। तो बोलते हम तो भक्ति पर गीत गाते हैं, भगवान भक्ति करते हैं। हम लोग भगवान भक्ति बजाइए ना इसमें खोटा में। अहीं भगवान भक्ति खोठा में, अरे ना 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 ना, पाप होगा। भगवान की भक्ति खोठा जैसे देहाती भाषा में नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, पाप हो जाएगा। ये सोच देखिए उनको। माने भगवान भक्ति के लिए एक आइडियल भाषा खोठा नहीं है, वो माने बेकार लोगों की भाषा है, देहाती लोगों की भाषा है, उसके लिए एक आइडियल भाषा चाहिए। तो ये सोच था, लेकिन वो थोड़ा एडवांस प्रकृति के थे तुलसीदास जी। उन्होंने सब लोगों की बात को समझा कि भाई इसको जग तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम होना चाहिए भगवान को पहुंचाने के लिए, वो आइडियल भाषा अवधी है। तो अब अवधी में ही सारी रचनाएं हो रही थी, अवधी में, ब्रज में। तो हमारे यहाँ जो लेखन हो रहा था, स्वाभाविक है कि अवधी का प्रभाव पड़ना था, ब्रज का भी प्रभाव पड़ना था। तो उसी को देख करके कुछ लोग जो है सो बोल रहे हैं कि वो तो अवधी की रचना है। हम बोले कि अरे भाई, राजा है खोठा का क्षेत्र का, जनता खोठा बोलती है और लिख रहा है, तो खोठा एकदम ही नहीं होगा उसमें, खोठा तो होबे नहीं करेगा। या खोठा है, भोजपुर क्या नाम है, अवधी का उसमें मुलम्मा है ना, उसमें जो है जैसे रोल्ड गोल्ड बनता है ना, मुलम्मा है ऊपर से चढ़ा हुआ, बाकी मूलतः खोठा ही है। अरे बोलने में क्या दिक्कत है, मेरा कहना है कि वो पूरा टेक्स्ट में हाजिरी नहीं है,
कहाँ है टेक्स्ट? पूरा जो शिव सागर कहाँ है? कौन छपल थोड़े है वो, मैंने पांडुलिपि में है वो, पता हम तो लगाए उसको। वो है आपको पांडुलिपि में, एक यूपी में है राय बहादुर हीरालाल संग्रहालय कहीं है, उसमें वो संकलित है पांडुलिपि। कुछ कुछ अंश उसमें छन के आया है, हमको मिला है, मेरे पास है वो वाला, हमने अपनी किताब में जिक्र भी दे दिया है। तो हमने कहा कि उस कालखंड को 1700 से लेकर के 1800 तक के पीरियड जो हमने कहा कि हमारा आदि काल हुआ आपको 1700 से 1800 काल जो हुआ भक्ति काल, ठीक है। आदि काल को हमने भक्ति काल कहा, ठीक है। और हमारा जो मध्यकाल होता है वो है 1800 से लेके 1940 तक, ठीक है। ये आपको मध्यकाल हुआ। इसको हमने कहा है श्रृंगार काल, क्योंकि जितनी रचनाएं हैं वो श्रृंगारिक हैं। राधा रानी, नायक नायिका, उसका सौंदर्य वर्णन, राजा का वर्णन, राजा की खुशामदी, है ना, ये सब चीज़ जो है सो खाली रास रंग गीत नाच जितना भी है, हाँ, सारे के सारे जो है सो कृष्ण भक्ति भी, उसको भक्ति नहीं बोल सकते हैं, श्रृंगारिक रचनाएं हैं, प्रेम लीला। यहाँ खाली प्रेम लीला से संबंधित रचनाएं हैं। यहाँ नायक नायिका, राधा कृष्ण, प्रेम लीला के वर्णन, इसमें इस काल पे जितना है पूरे 1800 से। और इसमें विधा क्या था? तो गीत, साहित्य की विधा क्या था? साहित्यिक विधा गीत, ठीक है। साहित्यिक विधा क्या था? गीत। मोबाइल हम कहाँ छोड़े आज? मोबाइल हम कहीं छोड़े, कहीं छोड़ दिए लगते मोबाइल को। हम लाए थे कि नहीं लाए थे? हाँ, रिंग करिए तो। हाँ, 2-3 लास्ट में। मुझे लगता है मोबाइल हम यहाँ साथ रखे थे क्या? वही होगा ना, है ना? हाँ वही, ठीक है। हाँ, देखिए ना, है नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, गाड़ी पे तो नहीं है कहीं। अच्छा, रिंग कीजिए,
को देखते कौन उठाता है, लगा लगा सर, मिला। बेटा के पास है वो क्या? कार में है, कार में है सर, कार में है। देखते हैं बेटा है सर। उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। इधर तो कहीं नहीं है, मेरा साइलेंट में था। पूरा पॉकेट छान मारी। वो साइलेंट में था मेरा मोबाइल। गाड़ी में होगा लगता है, बज रहा है। मैंने चोर कोई ले जाता तो बजने नहीं देता। नहीं, हाँ मेरा मोबाइल बहुत हेरा जाता है भाई, बहुत ठीक है, साइलेंट ही होगा। 99 वाला हम लगा रहे हैं कौन गाड़ी सर? हैं कौन गाड़ी सर? वो अपना पर्सनल गाड़ी सर। तो गाड़ी में हेलो, कौन बोल रहे थे? बीएन अवदास सर के नंबर पे फोन किए थे हम। आप कौन बोल रहे थे? मुझे गुड्डू है मुझे। अच्छा, दिल्ली बोल रहे थे? अरे तो दिल्ली मत फोन। तो फोन को किए सर, फोन खोज रहे थे इसलिए फोन किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। दिल्ली के पास है, हाँ दिल्ली, नीचे। दिल्ली के पास। ओह ठीक है, हाँ चलिए। गाड़ी में था। ओ वही तो हम कह रहे हैं। सोए हुए हैं। तो इसको हमने कहा कि मध्यकाल को हमने कहा श्रृंगार काल, पहले वाला भक्ति काल। मैंने ये जो पूरा जो आप देखिएगा, ये यहाँ हुआ। अब है कि देखिएगा 1840 के आसपास कुछ रचनाएं मिलती हैं। एक कविता आती है भुवनेश्वर दत्त शर्मा की, है ना। इस 20 पीरियड में जितने भी गीत हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं। उसमें रचनाकार में है, देखिएगा कि आपको हरि राम, श्यामू कमार, वो रूटुआ गुड़ाइत, भावप्रता ओझा, विनंद सिंह, फिर है कि आपको हरे राम, चामू कुमार, रूटुआ गुड़ाइत, चपला नचनी है, और भी सोन और भी हैं रचनाकार इस पीरियड के। ये सारे लोग माने हाँ गाते थे उस पीरियड में, है ना। और गाए थे तो कुछ लोग कहीं कहीं इनका लिखा हुआ तो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन बहुत खोजने से इनका लिखा हुआ हैंड बोले कहीं मिल जाए, मिल सकता है ना। तो हाँ वो इतना सारा मिल जाए, ठीक है ना। तो ये रचनाकार है। और साहित्य विधा क्या है? गीत है। साहित्यिक विधा क्या है? गीत है। और यहाँ आपको हरिराम, चामू कमार, रूटुआ गुड़ाइत, भवप्रता, विनंद सिंह, चपला नचनी, ये सब जो है सो गीत बनाते थे, गाते भी थे और नाचते भी थे, है ना। खास करके नचनी प्रथा थी बहुत जोर। नचनी प्रथा जो है वो आप लोग तरफ होगी नहीं होगी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जोर नचनी में, हर कार्यक्रम में नचनी का नाच होता था। शादी में, ब्याह में, दशहरा में, और बड़े बड़े रिजवार होते थे। वो आपको हाथ गोड़ तोड़ लेता था अपना दिखाने में। हम बता रहे हैं कि बार हम गए थे दशहरा का मेला देखने, तो नचनी नाच रही थी, एक ढोलक बजाने लगे, पूरा हाथ फट गया, खून निकल रहा है, लेकिन लगल है, पूरा खून फेंका रहा है, अब बजा रहा है। इतने से रिजवार थे। आप जोड़ी हो जाता था कि फलाना फलाना के जब तक जोड़ी नहीं हो जमेगा नहीं, इसलिए जैसे भी उसको पकड़। हमारे यहाँ एगो फतेह सिंह थे,
राजपूत थे और एक ठाकुर जी थे, बुद्धि ठाकुर। इन लोगों की जोड़ी एकदम ऐसा जोड़ी था कि जो सो हम तो देखे नहीं थे लोग नाच में, लेकिन चर्चा मैंने इनको एकदम गजब की जोड़ी थी। तो ये तो अच्छे रामायणी थे, क्या नाम है, बुद्धि ठाकुर बड़े रामायणी थे। वो रामायण जब भी किसी से बात करते हैं रामायण से ही बात करते, चौपाई से ही बात करते। इनका पूरा रामायण कंठस्थ था। उस जब भी जो प्रसंग उस प्रसंग में आपसे बात करते हैं, रामायण से ही चर्चा होती। तो झुमरा भी था, मतलब झूमर विधा था, गीत था, गीत में झूमर विधा था, झूमर ये गीत था। तो झूमर गीत, इसको सारे लोग बनाते भी थे, जोड़ते भी, गाते थे भी। इसमें कितने सब कौन था, राधा नायक नायिका राधा कृष्ण का प्रेम लीला, ठीक है। वो बोलता था कि ये चामू कुमार के गीत है, ये हरे राम के गीत है, ये वीरेंद्र सिंह के गीत है, ये भाव प्रता का गीत है ना। देखिएगा कि एक तो है भाव प्रता का एक तो गीत है, देखा उसमें बहुत अच्छा है कि हमें नहीं जानली दूती, हमें नहीं जानली ऐसन सुंदर कमल का या कुल के डुबैली, कृष्ण कन्हैया लाल किया जोग देले जाल मुँह में परली, दूती बांका के भजली। मैंने एक दूती मैंने दूतिका को मैंने उसके जो दूती समझते हैं, दूत मैंने दूती भाई, दूत समझते, संदेश वाहक। तो दूती जो दूती थी मैंने उसको बोल रही है, उसकी जो राधा बोल रही है, जहाँ कोई ये जो है सो गोपिन बोल रही है, गोपिका, कि हम नहीं जानते थे कि वो इतना खत्म आदमी है ना। कृष्ण कन्हैया लाल किया जोग देले जाल, कौन सा जोग जो हमको दे दिया, हम ऐसा मोह में पड़ गए कि मोह में परली दूती कुल के डूबैली। ऐसा सुंदर कमल का, या इतना सुंदर देह को हमने, इतना सुंदर कमल का या मैंने हमने देह भी और कुल का भी हमने नाश कर दिया है। हमने उस बांका के भजली मैंने उस टेढ़ा, जो टेढ़ा है उसको, टेढ़ा मतलब क्या, सीधा आदमी नहीं है वो, बदमाश आदमी है, बदमाश आदमी को हमने भजा। ऐसा न कन्हैया लाल बांका के भजली दूती, हमें हमको पता नहीं था, नहीं तो हम उधर नहीं फंसते, ये फंसा दिया हमको क्या जोग दे करके, है ना। तो ये सब गीत था उसमें। फिर है उसमें बोलता है कि तो और उसमें गीत बोलने का है कि वो देवघर के पंडा जी थे, ये जो है ना, कितना बजा है, 10:30 ना। हाँ विनोद, बस हाँ अब हम निकले बोला हूँ। हाँ भेजा ना। हाँ तो रामगढ़ पहुंच जा तू, ठीक है ना। तो ये जो है सो सुचित सर, हाँ बात भे गलो, भेजा न केकरो। हाँ ठीक, हाँ हुए हुए भेजन केकरो। तो ये है कि आपको हाँ वीरेंद्र सिंह है, ये सब को गीत चला, समझे ना। तो सब प्रेम संबंधी गीत है। कुछ लोगों को कहना है कि ये सब जो है सो अलिखित था, तो इसलिए लोक शिष्ट साहित्य में नहीं आएगा। अरे अलिखित तो पूरा वैदिक साहित्य था, तो अवशिष्ट नहीं है। लोक साहित्य का पहला शर्त है कि रचनाकार का पता नहीं चलता है। जब हमारे यहाँ रचनाकार ऑलरेडी है तो कैसे लोक साहित्य बोलेंगे इसको। अलिखित था, मान रहे अलिखित है, अलिखित था। छापने की व्यवस्था, हम पूछते राजा को लिखा था महाकाव्य, वो भी तो अलिखित है, कहाँ छपा हो, मतलब लोक साहित्य है क्या वो। तर्क को कुछ लोग कह रहे थे इसकी भाषा अवधि है, हमने अवधि नहीं है,
अवधि का मुलम्मा है। आप पूरा पढ़िएगा तो हम बोले कि, और मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप नहीं मान रहे हैं तो कोई ना कोई तो मानिए ना है, नकपुरी लाथिया लेगा, तुम देखते रहना। नकपुरिया बोलेगा आप छोड़ दिए तो हमारा बड़ा है बोलेंगे, तो अपना माल कहा कि हम छोड़ेंगे, मेरा नहीं जी। हर कोई चिढ़ाने से अच्छा है कि हम तो हैं ना, मैं 300 साल से लिख रहे हैं ऐसे, और है प्रमाण ऐसा। तो ये सारे चीज़ को मध्यकाल में हमने कहा कि हमारा मध्यकाल जो है पूरा का पूरा श्रृंगार काल है। 1940 के आसपास क्या होता है कि आपको एक आते हैं कवि जी, वो हिंदी, उर्दू और खोट्ठा तीनों में उनका अच्छा पकड़ था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल हिंदी साहित्य के अच्छे रचनाकार थे, मैंने बड़े बड़े कवियों के साथ उनका उठना बैठना था, हिंदी साहित्य सम्मेलन में जाते भी थे। वो मूल रूप से ईसाक के थे, गिरिडीह के भी थे, वो बाद में गिरिडीह भी लिखने लगे थे वो, है ना। भुवनेश्वर दत्त शर्मा गिरिडीह भी कुछ दिन लिखते थे वो, तो थोड़ा एडवांस नीति के थे। उन्होंने एथी भी किया था, एक लव मैरिज भी किया था, विधवा से किया था शादी। थे तो शायद वो भूमियार थे या नहीं, ब्रह्मयार नहीं थे, ब्राह्मण थे, और कोई सुनार से शादी की, सुनार लड़की से शादी किया था। उसका समाज बहिष्कार किया था, लेकिन प्रगतिशील आदमी थे। तो जो भी है, तो उन्होंने पहली दफा भक्ति से हट के, प्रेम लीला से हट के समाज विषयक रचना उन्होंने शुरू किया। राष्ट्रीय ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित कुछ गीत और कविताएं उन्होंने लिखी, है ना। वो हिंदी में है वो सब, ठीक है ना, हिंदी में वो सब है। जो कुछ जो है सो रचनाकार उनको कहता है कि उनकी कुछ रचनाएं इतनी प्रगतिशील थी कि अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर सका तो जला दिया। एक रचना उनकी आती है सामने, वो है बहुत प्रगतिशील रचना है। मैंने पहली दफा ये है कि हमर बाबू हमर सुग्गा हमर सोना पढ़े गेल। डंडे धोती हाथे पोथी स्कूल गेल सुन गे अकली सुन गे खगिया। ये है, ये पहली दफा उनकी एक रचना आती है जो एकदम भगवान भक्ति से भी हट के, प्रेम लीला से हट के, बिल्कुल सामाजिक विषय शिक्षा के पठन पाठन पढ़ने पर। माने एक माँ जो है अपना उसका बच्चा स्कूल जा रहा है ना, भेज रही है स्कूल, वो बच्चा जा रहा है, तो बोलती है कि देखो आज मेरा बच्चा जो है सो स्कूल जा रहा है ना। हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा, ये सब अलंकारिक सब वहाँ इसको संबोधन है कि पढ़े गेल। पढ़ने वाली बात तो पहली दफ़ा हो रही है, इसके पहले तो खाली
प्रेम लीला होता था और भगवान भक्ति होता था। पढ़ने जाना, हमारा बाबू पढ़े गेल, हाथ कमर में धोती है, हाथ में पोथी है ना, और ठुमुक ठुमुक स्कूल गेल, ठुमुक ठुमुक चलते स्कूल गेल, सुन गे अकली, अकली माने कोई लड़की को संबोधित कर रहा है, सुन गे खरगी, खरगी माने खगिया माने खरगी, जिसका दांत बड़ा बड़ा होता है ना, हाँ सुन गे खरगी, हाँ आज कलेजा ऊंच भेल, हमारा कलेजा आज ऊंचा हुआ। ये पहली दफ़ा एक ऐसा गीत आया, माने कविता, जो प्रेम से हट के, भगवान भक्ति से हट के बिल्कुल सामाजिक विषय पर, और वहीं से खोटा साहित्य का, आधुनिक साहित्य का नींव पड़ता है। विषय ही बदल गया। हमने आधार बांटा, मेरा आधार क्या है काल विभाजन का? साहित्यिक प्रवृत्ति और ऐतिहासिक कालक्रम, है ना। ऐतिहासिक कालक्रम में कौन सा प्रवृत्ति रहा है, मैं दोनों के मेल से हमने जो बांटा है। ऐतिहासिक कालक्रम में प्राचीन, मध्य और आधुनिक रखा है, या आदि, मध्य और आधुनिक रखा है, और प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, श्रृंगार काल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो है सो आधुनिक विषय पर चर्चा हो रही है। माने 1940 के आसपास आधुनिक काल की नींव पड़ती है। सो आधुनिक काल अभी तक का काल, अभी तक नहीं, आधुनिक काल में भी, अभी तक का काल हम आधुनिक काल में डालेंगे। आधुनिक काल को भी हमने 3-4 खंडों में बांटा है। माने हुआ क्या कि आपको देखिएगा, ये आधुनिक काल हमारा है, आधुनिक काल में यह है, आपको इसको बोल सकते हैं कि नवयुग। हमने कहा नवयुग, फिर उसमें कहा हमने नवयुग के बाद हमने कहा इसको वो पुनर्जागरण, अब तीसरा हुआ आपको विकास काल। ये 3 खंड में हमने बांटा, ठीक है ना। नवयुग में मतलब एक नए युग की शुरुआत होती है। ये पूरा आधुनिक काल का 3 खंड में हमने बांटा है। एक नए युग की शुरुआत होती है यहां से, और उसका नींव डालते हैं कौन? ये शर्मा जी, मुंशी शर्मा, वो नींव डालते हैं आधुनिक युग का। ये कविता के साथ ही नींव पड़ जाती है आधुनिक कविताओं, आधुनिक कविता इस काल की। तो इसको हमने कहा कि भाई 1940 से लेके आपको, अरे क्या क्या कर रहा है यार, कौन कौन बोलते रहता है सब। ये है, इसको हमने कहा कि भाई ये है 1972-75 तक बोल सकते हैं। अब फिर 1975 से लेके आपको 2000 ईस्वी तक ये काल है, और इधर फिर 2000 से लेके अब तक प्रवृत्ति के आधार पर हमने बांटा है। ये नवयुग में क्या होता है कि उठाइए, तो अब हेलो उठाइए। आप पूछिए सर अभी नहीं है, पूछिए कौन, आप कौन बोल रहे हैं? साउंड दे लीजिए, साउंड दे लीजिए पूरा। बोले रुकिए, बाहर में है, ठीक है। तो विकास इसमें है क्या कि देखिए यहाँ घटना क्या होती है।
1940 से लेकर 1972 तक के बीच में क्या होता है, ये उस समय जो बीच में क्या होता है कि रचनाएं तो रची जाती हैं, कि रचना किस प्रकार की है, तो सब झारखंड का शोषण, झारखंड में अत्याचार, भ्रष्टाचार, है ना, ये सब चीज़ उसके बारे में है, जमींदारी शोषण वगैरह और भी कुछ है। वो पानुरी जी इसको लिखते हैं। भोलचंद्र शर्मा का उतना ही है, पता चलता है, बाकी और उनका योगदान नहीं है। मुख्य योगदान उसको वो है सो पानुरी जी का उसमें दिखाई पड़ता है। तो उस काल में पानुरी जी, मैंने समझे के हिसाब से पानुरी जी को ही कुछ लोग आदि कवि मानते हैं आधुनिक काल का। तो उन्होंने जो शुरू किया, गद्य लेखन भी शुरू हुआ वहीं से, उसी काल से गद्य लेखन भी पानुरी जी का चलाता है। उद्वासल कर नाटक चलाता है, चाबी काठी नाटक चलाता है ना, वो पत्रिका निकालते हैं उस पीरियड में। तो गद्य शुरू हो जाता है वहीं से। और उस पीरियड में क्या होता है कि दो चीज़ चेंज हुआ। एक तो विषय बदल गया, भक्ति छूटा, वो छूटा, गद्य भी लिखा जाने लगा। और लेकिन उसमें शोषण संबंधी कविताएं भी लिखी गई। तो आपका शोषक जो था वो दिखाई तो पड़ रहा था कि हमारा शोषण कौन कर रहा है, लेकिन उसका प्रतिरोध नहीं था। क्षमता हम उसको खाली यथास्थिति की बोध कराते थे कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर ऊँच दलान तोर खातिर गाछ रे, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे, माने बांदर है यहाँ झारखंडी आदमी कि तुम नाचो, तुम्हारा यही गति है, तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, तुम नाच बांदर नाच रे मरो चाहे जियो, तुमको नाचना है। फिर एक कविता आती है, मान भूमि की माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे, ताओ हिया के लोग पटक जलाई मोरे। इस धरती में हो गया, इस धरती में सब कुछ है, लेकिन यहाँ के लोग भूख से मरते हैं। ये कौन कर रहा है सब जान रहा है, लेकिन उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसमें झारखंड मूवमेंट अस्तित्व में नहीं था तो सेक्टोरियन मूवमेंट था। कुछ लोग समझते थे कि ये क्रिश्चियनों का आंदोलन है, मिशनरियों का आंदोलन है, कुछ लोग समझते थे कि आदिवासियों का आंदोलन है ना। वो एक ज्वाइंट एफर्ट नहीं था उसमें। सदान लोग बोलता था ना वो हमारा झारखंड नहीं, मार के भगाए दे आदिवासी सब, वो शामिल नहीं था। पहली दफ़ा 1972-75 में विनोद बिहारी महतो, A.K. राय, है ना, लालखंडी झारखंडी लोग शामिल हुआ, शिबू सोरेन, ये सब मिलकर के JMM बनाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन हुआ। और वहाँ से एक राजनीतिक ताकत लोगों को मिली, ठीक है ना, राजनीतिक ताकत मिली। तब कविताओं के बोल बदल गए, माने प्रतिरोध का स्वर भी उठने लगा। पहले प्रतिरोध की ताकत नहीं था, पहले में सिर्फ वो वर्णन था। इसके बाद मारने पीटने वाला हो गया, हमने तो फाड़बो तो मार देबो, तो घर में घुसा चोर रहे, लाठी लेके खोर रहे, है ना, घर में चोर घुसा है हटाओ, प्रतिरोध होने लगे, है ना। परदेसिया बनायल हले रहे ले, हम तो दलियो रहे ले, मगर आप नहीं पारबो सहे ले, इस तरह गीत आने लगे, प्रतिरोध के स्वर बढ़ गए, है ना। तो उस प्रतिरोध का जो स्वर बदला हुआ, यहाँ से बदल जाता है स्वर। तो झारखंड मूवमेंट के अंतिम तक, झारखंड अलग राज्य तक ये चलता रहता है, मारो फारो, जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ तब तक ये सब चलता है। जब सब विषय था झारखंड अलग लेकर के, जब झारखंड अलग हो गया तो बच क्या गया, तब है क्या कि झारखंड अलग हो गया, तब तो भाई झारखंड विकास करना है। तब उसके बाद जो रचनाएं होने लगी विकास काल की, उसको अब जो है सो मारो फारो रचनाएं बंद हो गई, है ना। अब है कैसे झारखंड का विकास किया जाए, इस तरह की रचनाएं होने लगी। तो हमने इस आधार पर इसको काल विभाजन किया है, ठीक है। हमने बिल्कुल लॉजिकली इसको फ्रेमवर्क दिया है, बनाया है,
माने ना माने, हमने डाल दिया है तो उसको बाकी लोगों का भी आया है तो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों का ऑथेंटिक है, जचता है। जिसमें आपको दिनेश दिनमणि का है, गोस्वामी जी का है, ए.के. झा जी का है। कुल मिलाकर के मेरी बात को ही स्वीकार किया है सबों ने, मेरी बात को सबों ने स्वीकार कर लिया है कि भाई आदिकाल उसी को ही मान रहा है। जैसे झा जी बोलते हैं कि 1940 के आगू आदिकाल, आगू मैंने सब समेट दिया उन्होंने। 1940 के आगू मैंने आधुनिक काल 1940 के बाद मानते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखा उसी में जिसको हमने नवजुग कहा उसमें उन्होंने, और इसी नवजुग को हमने पानोरी युग भी कहा है, इसलिए कि पानोरी की सक्रियता सबसे ज्यादा थी। और पुनर्जागरण को हमने ये कहा, क्या नाम है, नहीं हाँ, ए.के. झा युग, ठीक है ना। हमने पुनर्जागरण को, इस पीरियड को हमने कहा ए.के. झा युग, इस पीरियड को कहा पानोरी युग। इस पीरियड में पुनर्जागरण, इसी पीरियड में सब काम हुआ है। खोटा को पहचान नहीं मिला, यूनिवर्सिटी में भी आई हुआ खोटा भाषा, इसी से पढ़ाई लिखाई भी शुरू हुआ, डिपार्टमेंट खुला, कहानी कविताएं सारी लिखी जाने लगी, परिषद भी गठन हुआ, पत्रिकाएं निकलने लगी। और सब अकेले एक झा जी का बहुत करामात था, समझे ना, इसलिए उसको झा युग, सबसे ज़्यादा सक्रियता झा जी की थी, इसलिए झा युग हमने कहा है। अब विकास काल में भी चल रहा है जो चल रहा है, हम लोग अभी खड़े हैं लिखना, इसको कायदे से लिख डालना है, ओके। और फिर उनको हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम पर, कल बताएंगे इसको। और हम सोच रहे हैं क्या कि, लेकिन बहुत आप लोग बहुत आगे आ गए हैं, हमको लगता है कि उन लोगों के साथ में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं नहीं, उन्हीं लोग को आपके साथ जोड़ने की बात बोल रहे हैं, उन्हीं लोग को जोड़ने की बोल रहे हैं। हाँ, फिर आए कर है उठो। तो ले लीजिए फटाफट, हम निकलते हैं। कहाँ हम आओ, चलो चलो चलिए, 1 मिनट। हाँ ले लीजिए, ये हम लेने